हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और हमारा आरो भाग एक का गद्य खंड हमने शुरू कर रखा है, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। स्पेशल एचपीएससी जो सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अभी तक मैं कबीर और मीरा जी के पद जो है मैं अपने टेलीग्राम इस पे यूट्यूब चैनल पर एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर मैं 2 वीडियो इसकी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका जो एक सब्सक्राइब जब आप करते हैं तो मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिलता है और मेरा मन करता है कि मैं सभी काम छोड़कर अभी वीडियो बना देती हूँ। तो दोस्तों देखते रहिए। और जो एस्टेट के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने आदिकाल पूरा करवा रखा है और 3-4 टॉपिक हमारे हिंदी व्याकरण के भी हो चुके हैं। और जो स्टूडेंट प्रीवियस ईयर के जो हिंदी के एस्टेट के क्वेश्चन पेपर देखना चाहता है, वो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। तो वो आप देख सकते हो एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हमारी इसी आरो भाग का हम गद्य खंड पढ़ रहे हैं और हमने शुरू किया हुआ है इसी के 2, जो इसमें टोटल 10 चैप्टर हैं, तो 2 हम कर चुके हैं जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन है। ये सिलेबस आपका केवीएस, डीएसएसबी और एचएससी, एचपीएससी हर जगह पर यही आपका सिलेबस आता है। तो आप पढ़ते रहिए इत्मीनान से और अपने नोट्स बनाते रहिए। और आज का हमारा चैप्टर है राम नरेश त्रिपाठी द्वारा जो रचित कविता है पथिक। कविता का नाम है पथिक, जो कि हमारे अब मैं एक आपको इसकी सप्रसंग व्याख्या और बता देती हूँ। अगर पूछ भी ले तो सप्रसंग व्याख्या आप किस प्रकार से करेंगे कि जो प्रस्तुत पंक्तियाँ मीन्स आपको क्वेश्चन पेपर में जो पंक्तियाँ दी गई होंगी, उन पंक्तियों के संदर्भ में आप लिखेंगे कि व्याख्या आप कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरो भाग के पद्य खंड में से पथिक नामक कविता में से ली गई हैं और जिसके कवि राम नरेश त्रिपाठी हैं। इस कविता में राम नरेश त्रिपाठी जी ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है। तो फिर ये आपको जो 4 लाइनें दी गई हो पेपर में, उनमें स्पेशल क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। तो इस प्रकार से हम इसके सप्रसंग दे देंगे ये, और उसकी फिर हम व्याख्या करेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं श्री राम नरेश त्रिपाठी जी की कविता। हम पढ़ रहे हैं पथिक, जो कि कविता नंबर 3 है आपकी, और 2 हम पढ़ा चुके हैं। और इसी तरह से सीक्वेंस में आप हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सिलेबस को पूरा करते रहें। तो आज हम शुरू करते हैं पथिक कविता। पथिक कविता में देख लेते हैं। सबसे पहले हम राम नरेश त्रिपाठी जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके उसके बाद हम जो इनकी कविता है उसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो देखते हैं। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपना अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। तो ये जो पंक्तियां हैं आपकी, ये कहाँ से ली गई हैं? पथिक नामक कविता में से ली गई हैं। और राम नरेश त्रिपाठी जी इनके रचयिता हैं, कवि हैं। और इसका मतलब है कि पराधीन रहकर कोई भी आदमी ना तो अपने सुख को जता सकता है और ना ही अपने शोक को किसी से कह सकता है। ऐसा ऐसा अपमान तो केवल पशु ही सह सकते हैं, एक मनुष्य इस पराधीनता को सहन नहीं कर सकता। तो ये पंक्तियाँ थी राम नरेश त्रिपाठी जी की। अब हम देख लेते हैं इनके बारे में। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1821 में कोयरीपुर, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। आपने एक बात नोट भी की होगी, ज़्यादातर जो कवि हैं ये उत्तर प्रदेश के ही हैं। और इनका जन्म हुआ 1881 में। आपको याद रखना होगा प्रेमचंद का जो जन्म था वो 1880 में हुआ था। ऐसे याद रख लेना कि उसके 1 साल बाद ही राम आ गई थी। राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म हो गया था। कहाँ पर हुआ? जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ।
अब मैंने आपको ये किस तरीके से लिखना है वो मैं आपको हेडिंग नहीं बता रही हूँ। मैं आपको हेडिंग वाला भी यहाँ करवा देती, लेकिन बच्चे जो हैं एनसीईआरटी पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो मैंने एनसीईआरटी का ही ये सारा उठाया है, ताकि आगे चलकर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। क्योंकि एग्ज़ाम में जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो लास्ट फाइनल आंसर एनसीईआरटी का ही मानते हैं, तो मैंने यहाँ पर आपके सामने एनसीईआरटी का लाना ही उचित समझा। तो इनका जन्म 1881 में जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। अब इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। मिलन, पथिक, स्वपन। स्वपन जो है इनका, ये तीनों जो हैं, मिलन, पथिक और स्वपन, ये इनके खंड काव्य हैं। और मानसी जो है फुटकर कविता संग्रह है। तो इनकी चार ये काव्य संग्रह हैं, ये मिलन, पथिक, स्वपन, मानसी। और मानसी जो है ये इनका मुक्तक काव्य है। मानसी जो है ये मुक्तक काव्य है। और ये जो तीन हैं, मिलन, पथिक और स्वपन, ये इनके खंड काव्य हैं। अब इनकी मृत्यु जो है सन 1962 में हुई थी। ये याद रखेंगे, जन्म 1861 में और मृत्यु 1962 में। ये बात आपको याद रखनी है। इनकी रचनाएं भी आपको याद रखनी है। और जीवन परिचय में आप क्या क्या डालेंगे, अब इसमें आगे हम पढ़ लेते हैं। राम नरेश त्रिपाठी छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। राम नरेश त्रिपाठी छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के एक महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। मतलब इन्होंने अपनी विद्या जो थी, आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने स्वाध्याय मतलब खुद के अध्ययन करके इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और बंगला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने उस समय के कवियों के प्रिय विषय समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय बनाया। जैसे कि आपने अभी कबीरदास जी के में पढ़ा, और तो उसमें क्या था, समाज सुधार के बारे में था। और जब प्रेमचंद युग की अगर हम रचनाओं की बात करें तो उसमें भी समाज सुधार की बातें हो रही थी। लेकिन ये जो है, ये उस जो विषय वस्तु था उनकी रचनाओं का, उससे थोड़ा अलग हटकर इन्होंने अपने कविताओं का विषय बनाया। और इनकी कविताओं का विषय था रोमांटिक प्रेम। आपको याद रखना है इनका, इन्होंने मैं आपको पॉइंट में बताऊं तो नंबर 1, ये छायावादी पूर्व की खड़ी बोली के, छायावादी युग से पहले की जो खड़ी बोली थी उसके एक महत्वपूर्ण कवि थे। नंबर 2, इन्होंने अपने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला का ज्ञान प्राप्त किया। और इन्होंने क्या किया था, समाज अपने प्रिय जो उस समय कवियों का जो प्रिय विषय था समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय बनाया। इन्होंने इनकी कविताओं में देश प्रेम और व्यक्तिक प्रेम दोनों मौजूद हैं। और एक बात आप और याद रखेंगे, जो आप पहले भारतेंदु युग पढ़ते हैं हिंदी साहित्य में, आधुनिक काल की बात करें तो वो कई भागों में बटा हुआ है। प्रेमचंद युग, फिर आता है द्विवेदी युग, फिर आता है आपका छायावादी युग, और फिर आता है आपका प्रगतिवादी युग, और फिर आता है प्रयोगवाद, और फिर आती है आपकी नई कविता। ठीक है, इस तरीके से आपका चलता है। तो ये छायावादी पूर्व के पहले के थे। यहाँ पर प्रेमचंद के बाद क्या आता है आपका द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग के बाद जो हमारी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा जो चली हुई थी, जिसमें राष्ट्रीय चेतना विद्यमान थी, उसी के ये एक कवि, उन्हीं में से एक कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। तो अब हम देख लेते हैं, इनकी कविताओं में देश प्रेम और व्यक्तिक प्रेम दोनों मौजूद हैं। मतलब इनकी कविताओं का प्रधान विषय क्या है, देश प्रेम और व्यक्तिक प्रेम। और इन्होंने समाज सुधार से हटकर अपने काव्य का विषय किसको बनाया, रोमांटिक प्रेम को। लेकिन देश प्रेम को ही विशेष स्थान दिया। फिर इन्होंने देखो, दोनों ही तरीके के प्रेम थे, देश प्रेम और व्यक्तिक प्रेम। व्यक्तिक प्रेम होता है खुद से, ठीक है, अपने प्रेम के बारे में इन्होंने बताया। लेकिन सबसे ज़्यादा स्थान इन्होंने किसको दिया, देश प्रेम को ही ज़्यादा स्थान दिया गया। कविता कौमुदी इनकी एक रचना है। 8 भाग में उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन किया है। यहाँ पर एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। एक तो सबसे पहले यही बनता है कि कविता कौमुदी किसकी रचना है, तो किसकी है, राम नरेश त्रिपाठी जी की है। कितने भागों में है, 8 भागों में है। और इनमें किन किन भाषाओं की कविताओं का संकलन है,
तो आप बताओगे हिंदी, उर्दू, बंगला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन है। इसी के एक खंड में ग्राम गीत संकलित है। मतलब ग्राम गीत, मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता देती हूँ। ये राष्ट्रीय चेतना के कवि थे। राष्ट्रीय चेतना के कवि थे क्योंकि ये उस समय समय की मांग थी और इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से देश के अनेक युवाओं को देशभक्ति की तरफ अग्रसर किया। और एक दूसरी बात इन्हीं में एक इम्पोर्टेंट है कि ये भ्रमणशील प्रवृत्ति के थे। भ्रमणशील प्रवृत्ति के थे, ये घूमते रहते थे इधर उधर। तो इससे भी इनको जो घूम फिर के क्या करते थे, ये अपने ग्राम गीतों का संकलन करने का इन्हें बहुत शौक था। भ्रमणशील प्रवृत्ति के थे, ग्राम गीतों को संकलित करने का शौक था, राष्ट्रीय चेतना युग के महान कवि थे ये। तो ये सब इनके बारे में है। ग्राम गीत एक इनका संकलन मिलता है ग्राम गीत के नाम से, जिसे उन्होंने गांव गांव घूमकर एकत्र किया था। ठीक है। लोक साहित्य के संरक्षण की दृष्टि से हिंदी में यह उनका पहला मौलिक कार्य था। जैसे लोक साहित्य किसे कहते हैं, जो हमारे लोकल क्षेत्र में होता है। ठीक है, अपने एक समाज या एक विशेष क्षेत्र में होता है, उसे हम लोक साहित्य कहते हैं। और उस लोक साहित्य को बचाने की दृष्टि से हिंदी में ये पहला काम किसने किया था, राम नरेश त्रिपाठी जी ने ये पहला मौलिक कार्य किया था। कौन सा पहला मौलिक कार्य किया था, लोकगीतों को बचाने का काम किया था। इन्होंने लोकगीतों का संग्रह किया, किस नाम से किया, ग्राम गीत के नाम से। कविता कौमुदी में क्या किया इन्होंने, हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन किया। ये मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। देश प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम ये दोनों ही इनकी कविताओं में मौजूद हैं। मैं बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ कि वीडियो देखते देखते आपको याद हो जाए। ठीक है। हिंदी में वे बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। अगर बच्चों के बारे में कोई साहित्य लिखा तो वो है राम नरेश त्रिपाठी जी, बाल साहित्य के जनक। और स्त्री उपयोगी जो साहित्य लिखा वो भी इन्होंने लिखा। तो ये दोनों ही इनकी विशेषताएं बन जाती हैं इनके साहित्य की। कौन कौन सी, एक बाल साहित्य के जनक, एक तो बाल साहित्य उपयोगी, बाल साहित्य के जनक, और एक स्त्री उपयोगी जो साहित्य था वो दोनों ही इन्होंने लिखा। एक लोक गीतों का संग्रह किया इन्होंने। एक भ्रमणशील प्रवृत्ति के थे और भ्रमणशील प्रवृत्ति के होने के कारण इनके काव्य में अनेक तरीके के शब्द, अनेक भाषाओं के शब्द पाए जाते हैं। और उन्होंने कई वर्षों तक वानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि वानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किसने किया, राम नरेश त्रिपाठी जी ने किया। हम बालकों को कई बार ये नहीं कह देते, अरे बंदर, ओ बंदर इधर आ जा। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि वानर, वानर मतलब बाल पत्रिका का संपादन किसने किया, राम नरेश त्रिपाठी जी ने। जिसमें मौलिक एवं शिक्षाप्रद कहानियाँ, प्रेम प्रसंग आदि प्रकाशित होते थे। तो उस पत्रिका में क्या क्या प्रकाशित होते थे, मौलिक एवं शिक्षाप्रद कहानियाँ। जो वानर नामक बाल पत्रिका थी उसमें क्या क्या प्रकाशित होता था, मौलिक एवं शिक्षाप्रद कहानियाँ, प्रेरक प्रसंग आदि प्रकाशित होते थे। कविता के अलावा उन्होंने नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण आदि अनेक विधाओं में भी रचना की। तो ये था इनके बारे में, और भी है, हम देख लेते हैं। अब पथिक कविता के संदर्भ में इन्होंने क्या कहा है। अब प्रस्तुत अंश पथिक शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया गया है। अब ये जो इनके जीवन परिचय में जो लास्ट पैराग्राफ आपको मिलता है, ये उसी कविता के संदर्भ में होता है जो नीचे कविता दी गई है। अब नीचे कविता दी गई है पथिक, आज हम पढ़ेंगे पथिक कविता। और पथिक कविता के संदर्भ में इन्होंने क्या कहा है वो सारा आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर मेन बातों का आपको पता होता है कि पथिक कविता में कवि ने कहा क्या है, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। प्रस्तुत अंश पथिक शीर्षक खंड काव्य से पहले, प्रस्तुत अंश पथिक शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया गया है। इस दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य नायक पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वही बसना चाहता है। यहाँ किसी साधु जन द्वारा संदेश ग्रहण करके वह देश सेवा का व्रत लेता है। यहाँ किसी साधु जन द्वारा संदेश ग्रहण करने पर
वह देश सेवा का व्रत लेता है। राजा द्वारा उसे मृत्युदंड मिलता है, परंतु उसकी कीर्ति समाज में बनी रहती है। सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर, मनोहर, उज्जवल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का ये प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। देखना, प्रकृति के प्रति पथिक का ये प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। स्वच्छंदतावादी इस रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग मिलता है। अब अगर इसकी लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आ रही हो तो मैं बताती हूँ कि इस कविता में, पथिक कविता में क्या है। आपके सामने, आपके आंखों के सामने जब आप मेरी कही हुई बातें सुनेंगे तो आपकी आंखों के सामने इस कविता का सारा दृश्य बन जाएगा। ये क्या है? एक समुंदर है। ये क्या है? एक समुंदर है। इसके किनारे पर कौन खड़ा है? राम नरेश त्रिपाठी जी खड़े हैं और ये उगते हुए सूर्य को देख रहे हैं। यानी कि सुबह प्रातःकाल का समय है और प्रातःकाल का समय है। प्रातःकाल आपको पता है प्रकृति का जो नज़ारा होता है वो वैसे ही मनोरम होता है, मन को हर लेने वाला होता है। तो इस समुद्र तट पर खड़े होकर राम नरेश त्रिपाठी जी प्रकृति को निहारते हैं और प्रकृति के जो ये अद्भुत सौंदर्य है उसको क्या कहा है? मधुर, मनोहर, उज्जवल प्रेम कहानी की तरह इसको पाना चाहते हैं। और कवि चाहता है कि मैं भी इस कहानी का एक एक शब्द बनूं और इस विश्व की वाणी बनूं, उस पूरे संसार की एक वाणी बनूं। तो ये है, जब यहाँ पर सूर्य का प्रकाश इस पानी पर पड़ता है तो इसकी तरंगे जब पड़ती हैं तो ऐसे सड़क का निर्माण करती हैं। और जब यहाँ पानी के अंदर गोल गोल सूर्य दिखाई देता है, थोड़ा बहुत ऐसे निकलता हुआ सा, तो कवि को ऐसा लग रहा है जैसे कि लक्ष्मी माँ का कंगूरा है और ये बाहर आ रहा हो। जैसे लक्ष्मी माँ का मंदिर का कंगूरा, मंदिर के ऊपर का गुंबद नहीं होता, जैसे उस तरह के का दिखाई देता है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे इस सूर्य ने क्या कर दिया हो, एक सुनहरी सड़क का निर्माण कर दिया हो और ये सूर्य रूपी जो लक्ष्मी माँ है इसको पवित्र भूमि पर लाना चाहता हो। तो ये सारी बातें इस कविता के अंदर है। ये शायद आपके लिए आसान कर दी हैं क्योंकि कविता जो है देखने में थोड़ी सी आपको टफ लग सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये बताया है। अब हम पथिक अब हम पथिक कविता का क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे। प्रसंग मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं हमारी आरोह भाग 1 के पद्य खंड से, पद्य और गद्य का आपको ध्यान रखना है। ये बात और बता देती हूँ। पद्य होता है जिसमें कविताएं होती हैं, जिसमें पद होते हैं, और गद्य होता है जिसमें गद्यांश होता है, जैसे कि कहानी होती है, इस तरीके की उसकी विषय वस्तु होती है कहानी टाइप में, तो उसे हम गद्य कहते हैं। और दोहा या पंक्तियों के रूप में जो होती है उसे हम पद कहते हैं। तो पद में हम कविताओं को शामिल करते हैं और एक गद्य में हम निबंध, कहानी, नाटक, संस्मरण, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, इन सब को हम इस विधा के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर पद्य। तो ये प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की आरोह भाग 1 की पथिक नामक कविता से ली गई हैं, जिसके कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। और प्रकृति का वर्णन यहाँ पर समुद्र के किनारे खड़े होकर जो उन्होंने प्रातःकालीन प्रकृति का सौंदर्य देखा उसका वर्णन किया गया है। अब हम एक एक लाइन की व्याख्या करते जाएंगे, बड़े ध्यान से आपको सुनते जाना है। प्रतिक्षण होता है हर एक पल, नूतन मीन्स नया, वेश बनाकर मतलब वेश बनाकर, रंग बिरंगा निराला। कह रहा कि हर पल एक नया वेश बनाकर और रंग बिरंगा, और निराला का मतलब होता है अनोखा। रवि के सम्मुख अर्थात सूर्य के सामने थिरक रही है, नाच रही है। नभ में वारिद माला, नभ का मतलब होता है आकाश में और वारिद मतलब होता है बादल, बादलों की पंक्ति। अब इसका बादलों की पंक्ति, अब इसका हम अच्छे से देखेंगे, कैसे करेंगे आप, कि प्रति क्षण हर पल एक नया वेश बनाकर रंग बिरंगा और निराला जो हमारा सूर्य देवता है वो सूर्य देवता है जो नाच रहा है। सूर्य देवता आकाश में बादलों की पंक्ति के सामने नाच रहा है। ये इन पंक्तियों का आपको सीधी लाइन में सरलार्थ है। नीचे क्या है?
अब कवि जो मैंने आपको बताया था ना कि ये समुद्र है, समुद्र के किनारे पर कवि खड़ा है और वो देख रहा है सूर्य को, और देखते देखते कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे रवि के सम्मुख थिरक रही है, अर्थात सूर्य देवता के सामने आकाश में मेघों अर्थात बादलों की माला प्रति क्षण रंग बिरंगे और नया वेश बनाकर नाच रही है। तो आई होप आपको इन दो पंक्तियों का सरलार्थ समझ में आ गया होगा। नीचे नील समुद्र मनोहर, नीचे नील समुद्र, नीचे नीला समुद्र मनोहर है, मतलब नीचे जो है समुद्र मन को हर लेने वाला लग रहा है और ऊपर नीला आसमान है। घन पर बैठ बीच में विचरू यही चाहत मन है। कवि कहता है कि मेरा भी मन यही चाहता है, घन का मतलब होता है बादल, कि इन बादलों पर बैठकर मैं भी इस नीले समुद्र और नीले आसमान पर घूमूं, इसके कोने कोने में विचरण करूं। तो ये था इन पंक्तियों का व्याख्या। आगे क्या कहता है, रत्नाकर गर्जन करता है। दूसरे पैराग्राफ, ये 4 पंक्तियां हैं, वो दूसरे पद में और देख लेते हैं हम क्या कहा गया है। रत्नाकर गर्जन करता है, रत्नाकर किसको कहा है इसने, सागर को। सागर गर्जना कर रहा है। मलयानिल मलय मलय क्या है, पर्वत है, और अनिल क्या है, हवा है। मतलब मलय पर्वत से हवा, सुगंधित हवा बह रही है। हरदम ये हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। अब ये कवि यहाँ पर रामनरेश त्रिपाठी जी अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रिय, मन में हमेशा ये हौसला भरा रहता है कि मैं भी इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। अपनी अब इनको मैं आपको शुरू से बता देती हूँ। महिमा में विस्तृत होता है, बहुत ज़्यादा जिसका फैलाव होता है। विशाल, ये रत्नाकर के लिए ही कहा है। रत्नाकर का मतलब है यहाँ पर सागर से। ठीक है। अब कवि, मैंने आपको बताया था कविता के शुरू में ही सागर के किनारे पर खड़े हैं और कहते हैं कि रत्नाकर गर्जना कर रहा है और मलयानिल बह रही है। यहाँ पर देखो, दो विरोधी बातों को कितने अच्छे तरीके से कवि ने यहाँ पर बताया है। एक गर्जना करना और एक सुगंधित हवा का बहना। हरदम ये हौसला हृदय में भरा रहता है, इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। इन पंक्तियों में रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि रत्नाकर गर्जना कर रहा है और मलय पर्वत से सुगंधित हवा बह रही है, और हे प्रिय, मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं भी इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में और लहरों पर बैठकर जी भर कर घूमूं। मतलब कवि ये कहना चाहता है कि समुद्र में उसका मन कर रहा है। मतलब कवि ये कहना चाहता है कि हे प्रिय, मेरा भी मन कर रहा है कि इस विशाल रत्न समुद्र में उठने वाली लहरों पर बैठकर मैं इस सागर के कोने कोने में अपना भ्रमण करूं। ये इन पंक्तियों में रामनरेश त्रिपाठी जी ने कहा है। आगे देख लेते हैं। तीसरा जो है, पंक्तियों में क्या कहा गया है, तीसरे पद में क्या कहा गया है। निकल रहा है जल निधि तल पर। जल निधि भी किसको कहा है, सागर को कहा है। सागर, ये सागर है और इस सागर के तल पर यहाँ सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, प्रतिबिंब पड़ रहा है। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। दिनकर मतलब रवि, मतलब सूर्य। सूर्य का जो है अधूरा बिंब जो समुद्र की तलहटी पर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। कवि कह रहा है कि समुद्र के तल पर जब सूर्य का अधूरा प्रतिबिंब पड़ रहा है तो वो ऐसा लग रहा है कि जैसे इस समुद्र में से लक्ष्मी माँ के, मैंने आपको पहले भी बताया था, मंदिर का कंगूरा निकल रहा हो, और लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की ऐश्वारी रत्नाकर ने निर्मित कर दी, स्वर्ग सड़ग अति प्यारी। तो कह रहा कि वो मंदिर का कंगोरा ऐसा लग रहा है
सॉरी, मंदिर का कंगोरा नहीं, सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं वो ऐसे लग रही हैं जैसे जैसे ये समुंदर है और ये सूर्य की किरणें इस पानी पर गिर रही हैं, इस समुंदर के तल पर गिर रही हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे इस सागर ने एक सड़क का निर्माण कर दिया है इस लक्ष्मी माता को अपने भारत की पुण्य भूमि पर लाने के लिए। लक्ष्मी माता की सवारी को भारत की पुण्य भूमि पर लाने के लिए जैसे सागर ने सोने की सड़क का निर्माण कर दिया हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने साथ साथ आपको दृश्य भी बनाकर दिए हैं तो शायद अच्छे से समझ में आ जाएगा। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर। अब कवि कहता है, रामनरेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं, वो एक समुद्र तट के किनारे पर खड़े हुए हैं और वहीं से कह रहे हैं कि निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर। सागर जो है निर्भय होकर बिना डर के दृढ़ और गंभीर भाव से गर्जना कर रहा है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर, अति सुंदर। अति सुंदर जब हम किसी भी चीज को बहुत श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं तब हम इसका प्रयोग करते हैं। तो कह रहा है कि लहरों पर लहरों का आना अति सुंदर। कवि कह रहा है कि सागर जो है निर्भय दृढ़ और गंभीर भाव से गर्जना कर रहा है और लहरों पर जो लहरें उठ रही हैं समुद्र के अंदर वो बहुत ही सुंदर मनोहर दिखाई दे रही हैं। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग किया गया है और कह रहे हैं कि हे मनुष्य, कि हे प्रिय, यहाँ से बढ़कर मनुष्य को और सुख कहाँ मिल सकता है। अनुभव करो हृदय से, हे अनुराग भरी कल्याणी। हे अनुराग भरी कल्याणी, उन्होंने अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कहा है कि तुम भी हृदय से अनुभव करके देखो। जो दृश्य मैं बता रहा हूँ उस दृश्य को हृदय से अनुभव करके देखो, यहाँ से बढ़कर और सुख कहीं पर भी नहीं है। अर्थात कवि ने प्रकृति का जो सौंदर्य है सुबह के समय, प्रातः काल के समय, उसको इतना अच्छा बताया है कि उसके सामने और संसार के सारे सुख न्योछावर हो जाते हैं। आगे की 4 पंक्तियां देखते हैं हम। जब तम गंभीर, तम गंभीर मतलब बहुत गहरा, तम मतलब होता है अंधकार, अर्धनिशा मतलब आधी रात्रि में जग को ढक लेता है। मतलब कवि ये कहना चाहता है, रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि जब आधी रात्रि के समय चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और इस संसार को ढक लेता है, तब अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटक देता है। सुनो, इन दोनों पंक्तियों का एक साथ हम सरलार्थ करते हैं, एक साथ भाव है दोनों पंक्तियों का। आगे भी पढ़ लेते हैं। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। अब देखना, कवि कह रहा है कि आधी रात्रि के समय जब चारों तरफ गहरा अंधकार इस संसार को ढक लेता है, तब अंतरिक्ष मतलब आसमान की छत पर, यानी कि आसमान की छत पर जब तारे छिटक जाते हैं, और उस समय तारे छिटक जाते हैं मतलब तारे भी धीरे धीरे लुप्त होने लग जाते हैं और जो पूरी तरीके से अंधकार, देखो ये कब का वर्णन किया गया है, जैसे जब सूर्य उदय होने वाला होता है उससे पहले की रात्रि का वर्णन है। मतलब आधी रात के समय जब चारों तरफ अंधकार इस संसार को ढक लेता है और अंतरिक्ष की छत पर यानी कि आसमान में तारे भी छिटकने लगते हैं, तारे भी गायब होने लगते हैं, उस समय सस्मित, सस्मित होता है पुलकित या आनंदित, वदन होता है शरीर, जगत का स्वामी, जगत का स्वामी किसको कहा है, सूर्य देवता को। तो उस समय कह रहा है कि जब चारों तरफ अंधकार हो जाता है संसार में और अंतरिक्ष में तारे भी छिटक जाते हैं, उस समय पुलकित शरीर से तस्मित सस्मित वदन यानी कि पुलकित बदन, पुलकित बदन लेकर इस पूरे संसार का स्वामी अर्थात सूर्य देवता धीरे से आते हैं। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। क्या कहा है, जब रात्रि के समय चारों तरफ अंधकार छा जाता है और अंतरिक्ष में तारे भी छिटकने लगते हैं, उस समय धीरे से आकाश गंगा के किनारे पर आकर खड़ा होकर मधुर गीत गाने लगता है। कौन गाने लगता है, सूर्य देवता, और धीरे से आते हैं। इसका मतलब यह है कि इन पंक्तियों में रात्रि का समय तो व्यतीत हो चुका है और सूर्य देवता का आगमन
हो रहा है। तो ये इन पंक्तियों का व्याख्या थी। नेक्स्ट है, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। अब क्या कहा है, इन चारों पंक्तियों का एक साथ देख लेते हैं। देखो, मैं तो एक एक शब्द को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हो सकता है किसी की समझ में ना आए, तो मैं थोड़ा सा सीधे तरीके से ही बताती हूँ। उससे ही विमुग्ध होकर, किससे विमुग्ध होकर, यानी कि जब सूर्य देवता का आगमन हो रहा है तो चंद्रमा भी विमुग्ध हो जाता है, मतलब उसकी मुग्ध होकर तो उसकी तरफ बढ़ेगा, लेकिन चंद्रमा क्या करता है, जैसे जैसे सूर्य देवता का आगमन होता जाता है चंद्रमा भी उससे विमुग्ध हो जाता है, अपना मुख मोड़ लेता है, यानी कि अपनी जगह छोड़ देता है और हंसने लगता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। जैसे ही सूर्य देवता निकलते हैं, वृक्ष जो हैं पत्तों और पुष्पों से अपने आप को सजा लेते हैं, यानी कि सूर्य देवता के उदय होते ही चंद्रमा हंसकर विदा ले लेता है और पेड़ वृक्षों पर वृक्ष पत्ते और पुष्पों से लद जाते हैं और पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं। पक्षी इतने ज़्यादा खुश नज़र आते हैं कि वे अपनी खुशी को संभाल नहीं पाते और चहकने लगते हैं। फूल सांस लेकर सुख के सानंद, और सूर्य उदय होने पर, अरे सीधी सी बात है कि सूर्य उदय होने पर फूल आनंद से महक उठते हैं, पक्षी चहक उठते हैं और वृक्ष जो है पत्तों और पुष्पों से सज जाते हैं और चंद्रमा जो है अपनी जगह छोड़ देता है और हंसकर चला जाता है। ये सीधी सीधी बातों में मैंने आपको बता दिया है। अब सूर्य देवता, जैसे ये सारे सूर्य उदय होते हुए जो सूर्य है सुबह सुबह, उस समय के प्रातःकालीन सौंदर्य का जो अभिव्यंजना की है यहाँ पर कवि ने। वन उपवन गिरी सानो कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। कह रहा कि जितने भी वन का मतलब जंगल, उपवन बाग बगीचे, गिरी पर्वत पहाड़, और सानो होती है समतल जगह, कुंज होती है आपकी जो वाटिकाएं हैं बगीचे हैं, में इन सब में मेघ मतलब बादल बरस पड़ते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है, कभी वहां जब समुद्र के किनारे खड़ा है, सूर्य उदय होने वाला हो रहा है और उसी समय क्या है बारिश भी होने लगती है। अब उस बारिश को देखकर कवि के अंदर भी आत्म प्रलय हो जाता है। आत्म प्रलय का मतलब यह है कि कवि का मन भी थोड़ा द्रवित हो जाता है, उसके नयन नीर झड़ते हैं, उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं, मतलब उस मनोहर दृश्य को देखकर कवि की आंखों से भी आंसू गिरने लगते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी, पढ़ो लहर, लहर तट किनारा, तृण तिनके, तरु पेड़, गिरी पर्वत, नभ आसमान, किरण आपको पता ही है, जलद बादल, पर प्यारी लिखी हुई ये मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। कह रहा कि तुम भी पढ़ो, किस किस के ऊपर लिखी हुई, पढ़ो पढ़ो हे लहरों, तट तिनके, पेड़ पौधे, गिरी आसमान, किरण, जलद पर प्यारी लिखी हुई ये मधुर कहानी जो पूरे संसार को अपने मुंह में फंसा लेती है। इस पूरी प्रेम कहानी को, इस प्राकृतिक सौंदर्य की कहानी को हे प्रिया तुम भी पढ़ो। कैसा कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है ये प्रेम कहानी। अब आगे कवि कहता है अपनी प्रियतमा को कि ये प्रेम कहानी देखो कितनी मधुर है और कितनी मनोहर है और कितनी पवित्र है। जी में है अक्सर बन इसके बनो विश्व की बानी। कवि कहता है कि मैं भी जो प्रकृति की जो प्रेम कहानी है जो पूरे विश्व को विमोहन हारी है, पूरे विश्व को अपने मोह में डाल लेती है, कवि कहता है कि मैं भी उस प्रेम कहानी का एक अक्षर बनना चाहता हूँ। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। कवि कह रहा है, यहाँ भी संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। प्रेम का राज्य जो है बहुत ही सुंदर है, सुंदर अतिशय सुंदर, यहाँ भी श्रेष्ठता सिद्ध की गई है प्रकृति की। तो कह रहा कि प्रेम का जो राज्य है, किसका प्रेम का राज्य, प्रकृति के प्रेम के राज्य को बहुत ही सुंदर कहा है, जो कि स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित और सदा शांति देने वाला है। कौन, ये सारी चीजें कौन देता है,
ये जो प्रकृति प्रेम का जो राज्य है, प्रकृति का जो प्रेम है, इनसे आनंद सद ये हमारे लिए शांति और सुख कर कहा है कवि ने। तो ये थी हमारी कुछ पंक्तियाँ, और कुछ क्या, अभी तो हमारी सारी हो चुकी हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अब इनके कुछ क्वेश्चंस पर नजर डाल लेते हैं हम। पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है? मैंने आपको बताया था कि ऊपर क्या है, बादल, ऊपर क्या है, ऊपर बादल हैं, बारिश हो रही है, ये समुद्र है नीचे, और इनके बीच में क्या करना चाहता है, इन बादलों पर बैठकर क्या करना चाहता है, घूमना चाहता है। सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग किया है? सूर्योदय वर्णन के लिए कवि ने कहा है कि जब सूर्य की किरणें समुद्र तल पर पड़ती हैं तो ऐसा लग रहा है। सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग किया, मतलब सूर्य का जो बिंब है यानी कि प्रतिबिंब है, जब समुद्र पर पड़ता है तो वो ऐसा लग रहा है जैसे लक्ष्मी माँ के मंदिर का कंगूरा बाहर निकलकर आ रहा हो, लक्ष्मी माँ के मंदिर का कंगूरा हो, और लक्ष्मी माँ जो है इस पुण्य पावन भूमि पर आना चाह रही हो। और अगला क्वेश्चन है हमारा आशय स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है आशय, मतलब कवि इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहता है। अब सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। कह रहा है कवि रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि ये पुलकित शरीर वाला संसार का स्वामी धीरे धीरे आता है, उदय होता है, और गगन गंगा के किनारे खड़ा होकर मधुर गीत गाता है। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल ये प्रेम कहानी, इनका आपको आशय स्पष्ट करना है। कहने का भाव ये है, इसमें भाव पूछा है, आशय पूछा है, तो इसके कहने का भाव ये है कि रात्रि जो है समाप्त होती जा रही है और जगत का स्वामी सूर्य जो है धीरे धीरे गति से आ रहा है। और उस समय जो हमारी आकाश गंगा और जो चंद्रमा का सौंदर्य है वो अद्वितीय है। ठीक है। कैसी, अब नेक्स्ट है कैसी मधुर मनोहर उज्जवल, ये सब मैंने आपको उधर बता दी थी। कविता में कई स्थानों पर प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखा गया है, ऐसे उदाहरणों को स्पष्ट करते हुए लिखें। तो इसमें आपको कई जो लाइनें हैं वो दिखाई गई हैं, प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखा गया है। कब, कौन कौन सी लाइनों में, देखो एक तो रंग बिरंगा, जैसे कि सबसे पहले ही आया था रंग बिरंगा, कि रंग बिरंगा, ये रंग बिरंगा जो है ये मनुष्य होता है रंग बिरंगा। तो प्रस्तुत यहाँ कविता में कवि ने प्रकृति के विभिन्न उपादानों का मानवीकरण किया है, जिससे काव्य सौंदर्य में वृद्धि हुई है। जैसे बादल हर क्षण, मैंने बताया ना, नवीन रंग बिरंगा रूप बनाकर रवि के सम्मुख थिरक उठते हैं। ऐसा करके वे अद्भुत सौंदर्य की सृष्टि करते हैं। प्रातःकाल बादल अपना रूप बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं ना, ये नभ में वारिद माला, प्रातःकाल बादल अपना रूप बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी वे सफ़ेद हो रहे हैं, कभी नीले रंग के हो रहे हैं, कभी सुनहरे रंग के दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार, और कवि ने रात के गहन अंधकार द्वारा गगन की छत पर तारों के बिखरने का वर्णन किया है। और जगत का स्वामी, ये मैंने बताया था आपको, जगत का स्वामी सस्मित वदन लेकर आ रहा है। इनमें भी मनुष्य की जैसी क्रियाओं का ही वर्णन किया गया है। और सागर के तट पर मधुर गीत गाता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये रही ये पंक्तियाँ, इनमें भी मनुष्य के रूप में देखा गया है। और कवि के कहने का भाव है कि रात्रि के गहन अंधकार में तारे चमकते हुए सुंदर लगते हैं, और रात्रि के ढल जाने पर सूर्य उदय होने की तैयारी करने लगता है, जैसे मनुष्य तैयारी करता है। और चंद्रमा भी सूर्य के रूप को देखकर हंस उठता है। ये बातें यहाँ कही गई है। तो ये सब थी, ऐसा इसमें कई स्थानों पर प्रकृति को मनुष्य के रूप में दिखाया गया था, और भी कई ऐसे होंगी। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की कविता, और इससे बनने वाले जो प्रश्न थे वो मैंने आपको बता दिया। अगर बात करें इसकी काव्य सौंदर्य की, या इसकी भाषा की, या शिल्प सौंदर्य की, तो वो शिल्प सौंदर्य जो है, आपको अगर पेपर में कोई 4 पंक्तियाँ देगा या कोई 2 पंक्तियाँ देगा, उसी के आधार पर आपको शिल्प सौंदर्य लिखना है, उन्हीं पंक्तियों में क्या कुछ कहा गया है। वैसे अगर इस संपूर्ण कविता की मैं बात करूं, तो इसमें कवि ने जो है संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग किया है, और माधुर्य गुण है इसमें, और शांत रस भी है।
तो ये है कि ये तो कॉमन मैंने आपको सारी कविता के लिए बताए हैं। बाकी भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य आपके सामने जो 2 पंक्तियाँ प्रश्न पत्र में दी हुई होंगी, उन्हें देखकर ही आपके दिमाग में आने वाली होती हैं। हम उन्हें रटकर नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये थी हमारी पथिक कविता जो कि रामनरेश त्रिपाठी जी ने लिखी थी। तो आपको शायद समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब नहीं करता है, कोई भी वीडियो देख लेते हैं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बच्चे जो भी इस वीडियो को देखें, वीडियो बनाने में भी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना चैनल है SY हिंदी प्लेटफॉर्म, SY हिंदी प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म SY हिंदी प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल अभी न्यू है, लेकिन बहुत आगे तक हम इसमें सारा सिलेबस आपका डालेंगे। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, सभी का सिलेबस आपको बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों धन्यवाद।